दोस्तों, कलेक्टर मैडम ने अपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन जो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस होती है, ऐसे कलेक्टर मैडम आपने बहुत कम ही देखे होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको ऐसे कलेक्टर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस थी और रात में यह छानबीन करने निकलती थी, रात में पब्लिक के साथ पुलिस वाले कैसा व्यवहार करते हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इस लास्ट तक सुनिएगा। ये कहानी एक ऐसी महिला कलेक्टर की है जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभाती है। वो भेष बदलकर रात के 11 बजे अकेले स्कूटी पर निकल पड़ती है ताकि अपने क्षेत्र में प्रशासन और कानून व्यवस्था की असल हकीकत को अपनी आंखों से देख सके। ये घटना उस वक्त की है जब वो महिला कलेक्टर, जिसका नाम सृष्टि था, मध्य प्रदेश के एक जिले में नई नई नियुक्त हुई थी। अपना कार्यभार संभालने के तीसरे ही दिन सृष्टि ने सोचा कि क्यों न रात में चुपके से, बिना किसी को बताए, अपने क्षेत्र का जायजा लिया जाए। उसने चेहरे पर मास्क लगाया, साधारण सा सलवार सूट पहना और अपनी स्कूटी लेकर निकल पड़ी। जैसे ही वो एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी, एक पुलिस चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे हाथ देकर रोक लिया। सृष्टि ने अपनी स्कूटी रोक दी। पुलिस वालों ने उससे गाड़ी के कागजात मांगे। जब उसने बताया कि कागजात साथ नहीं है, तो पीछे बैठा एक दरोगा, जो शराब के नशे में धुत्त था, सिपाही को इशारा करते हुए बोला, इसे मेरे पास भेजो। सिपाही ने सृष्टि से कहा, साहब बुला रहे हैं, उनके पास जाओ। सृष्टि ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर उन्हें कुछ चेक करना है तो वो यहां आइए। ये सुनते ही सिपाही गुस्से में आ गया और गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसे बाजारू औरत कहकर ताना मारने लगा। धंधा करने निकली हो क्या? जा, साहब बुला रहे हैं। सृष्टि चुपचाप दरोगा के पास चली गई। मास्क की वजह से दरोगा उसे पहचान नहीं पाया। उसने सृष्टि से मास्क हटाने को कहा। सृष्टि ने मना किया तो दरोगा ने जोर देकर कहा, मास्क हटाओ। मास्क हटाने के बाद भी दरोगा उसकी असली पहचान नहीं समझ सका। उसने सृष्टि को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, डॉक्यूमेंट नहीं है तो फाइन भरना पड़ेगा। सृष्टि ने पूछा, कितना फाइन? दरोगा ने जवाब दिया, 1000 रुपये। सृष्टि ने शांत स्वर में कहा, इतना फाइन? आप थोड़ा समझ सकते हैं। दरोगा हंसते हुए बोला, समझने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए और भी रास्ते हैं। यहां स्कूटी छोड़ दो, दूसरी गाड़ी ले लो और निकल लो। अगर गाड़ी चाहिए तो थाने से जाकर ले जाना। सृष्टि ने फिर कहा, थोड़ा जल्दी जाने दीजिए। इस पर दरोगा बेहुदा अंदाज में बोला, देखो, जो काम तुम वहां करने जा रही हो वो यहां भी कर सकती हो। सब व्यवस्था है। गाड़ी में चलो, तुम्हें 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। बस 5 से 10 मिनट का काम है। सृष्टि अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रही थी। उसे लग रहा था कि अभी कुछ कह देना चाहिए, लेकिन उसने खुद को समझाया। उसने सोचा कि अगर इस वक्त अपनी असली पहचान बता दी तो स्थिति और बिगड़ सकती है। हो सकता है कि सामने वाला डर जाए या फिर और आक्रामक हो जाए। अगर उसकी प्रतिक्रिया नकारात्मक हुई तो स्थिति और खतरनाक हो सकती थी। सृष्टि ने समझदारी दिखाते हुए अपनी पहचान छुपाने का फैसला किया। उसने सोचा कि चुपचाप उसकी बातें सुन लेना ही बेहतर है। इसी बीच दरोगा उठ खड़ा हुआ। उसने सृष्टि के कंधे पर हाथ रखा और सहलाने की कोशिश की। ये देखकर सृष्टि ने झटके से उसका हाथ हटा दिया और दूर हट गई। वो घबरा गई थी, लेकिन उसके मन में एक बार भी नहीं आया कि अपनी असली पहचान बता दे। पढ़ी लिखी होने के नाते वो जानती थी कि ये सही वक्त नहीं है। उसने सोचा, अभी कुछ भी हो सकता है। बेहतर होगा कि यहां से निकल जाऊं। बाद में जो होगा देखा जाएगा। सृष्टि ने तुरंत वहां से दौड़ लगा दी और भागती हुई दूर निकल गई। पीछे से दरोगा चिल्लाया, स्कूटी को थाने में जमा करवा दो, गाड़ी वहीं से मिलेगी, बाद में आकर हिसाब कर लेंगे। ये कहकर वो फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके लिए ये सब सामान्य था। उसने सोचा, अगर काम बन गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। सृष्टि आगे बढ़ी। अब उसके पास स्कूटी नहीं थी। वो सोच रही थी कि ड्राइवर को कॉल करके गाड़ी मंगवा ले या प्रशासन को सूचना दे। तभी दौड़ते हुए आगे बढ़ते समय उसने सड़क किनारे एक गोलगप्पे वाले लड़के को देखा जो अपनी दुकान समेट रहा था। ठंड का मौसम था और रात के 10 बज चुके थे। सन्नाटा ऐसा था कि लग रहा था जैसे बहुत देर हो चुकी हो। सृष्टि घबराई हुई थी। वो उस लड़के के पास गई
और धीरे से बोली, मेरे साथ पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। लड़के का नाम राहुल था। उसने सृष्टि को ध्यान से देखा और कहा, मैडम, यहां तो ऐसा हर रोज होता है, इसमें कोई नई बात नहीं। वो दरोगा बहुत गंदा इंसान है। सृष्टि ने बताया कि उसे किसी दूर की जगह जाना है जो लगभग 20 किलोमीटर दूर थी। राहुल ने तुरंत कहा, अगर आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं तो मैं आपको छोड़ देता हूं। यहां इस समय आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, मैं किसी से बाइक लेकर आता हूं। सृष्टि ने राहुल को गौर से देखा। वो सोच रही थी कि क्या इस लड़के पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन कोई और रास्ता न देखकर उसने हामी भर दी। राहुल ने सृष्टि को अपने साथ चलने के लिए कहा। दोनों चलने लगे। राहुल ने पुलिस वाले इलाके से पहले ही रास्ता बदल दिया और उन्हें देखते ही एक कट लेकर दूसरी गली में मुड़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक छोटे से घर के सामने रुका। उसने दरवाजा खोला और सृष्टि से कहा, आप यहां बैठिए, मैं बाइक का इंतजाम करके आता हूं। सृष्टि ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट रुको, यहां तुम अकेले रहते हो और क्या काम करते हो? राहुल मुस्कुराते हुए बोला, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और यहां गोलगप्पे बेचता हूं। शादी अभी तक नहीं हुई, घर वाले लड़की देख रहे हैं। हां, मैं यहां अकेले ही रहता हूं। सृष्टि ने उसका पूरा नाम और बाकी बातें पूछी। राहुल ने बिना झिझक सब कुछ साफ साफ बता दिया। इसके बाद वो बाइक लेने चला गया। थोड़ी देर बाद राहुल लौटा और बोला, अभी भैया कहीं गए हुए हैं, शायद देर हो जाएगी। फिर थोड़ा सोचकर उसने कहा, ठीक है, मैं किसी और से बात करता हूं। आप अंदर आकर बैठ जाइए, बाहर सर्दी है। सृष्टि पहले गेट के बाहर खड़ी थी, लेकिन अब उसने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। अंदर जाकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। राहुल का कमरा बहुत साधारण था। एक तरफ एक खाट रखी थी, दीवार पर भगवान की तस्वीर लगी थी, जिससे लगता था कि वो नियमित पूजा करता है। कमरे में कुछ ग्रंथ और किताबें भी रखी थीं, कुछ धार्मिक, कुछ कथाओं और उपन्यासों की। ऐसा लगा कि वो फुर्सत में पढ़ने का शौकीन है। सृष्टि को ये देखकर अच्छा लगा कि राहुल अपनी साधारण जिंदगी में भी सीखने और पढ़ने की रुचि रखता है। थोड़ी देर बाद राहुल एक बाइक लेकर आया और बोला, मैडम, चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूं। सृष्टि ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अभी रात का समय है और ठंड भी बहुत ज्यादा है। मेरा स्वास्थ्य खराब हो सकता है और तुम्हारा भी। अगर फिर से कोई परेशानी हो गई तो अगर यहां रुकने की कोई व्यवस्था हो सकती है तो मैं यहीं रुकना चाहती हूं। राहुल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैडम, आप यहां कैसे रुकेंगी? आप पढ़ी लिखी और एक बड़ी लड़की हैं और मैं अकेला लड़का हूं। आपको यहां रोकना सही नहीं लगेगा। सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों हो रही है? हां, अगर तुम्हें सच में कोई परेशानी हो रही है तो मुझे छोड़ने की कोशिश करो। राहुल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, अगर आप रुकना चाहती हैं तो रुक जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं कहीं और चला जाता हूं और सुबह वापस आ जाऊंगा। सृष्टि ने उसे रोकते हुए कहा, अरे बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। आओ, थोड़ा बैठकर बात करते हैं। राहुल को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने बाइक लौटा दी और वापस कमरे में आ गया। जब वो लौटा तो सृष्टि ने पूछा, अच्छा, तुमने जो गोलगप्पे बेचे, क्या उनमें कुछ बचा है? राहुल ने ठेले से बचा हुआ सामान लाकर सृष्टि को गोलगप्पे खिलाए। सृष्टि ने गोलगप्पा खाकर कहा, वाह, तुम गजब के गोलगप्पे बनाते हो। ऐसा स्वाद तो मैंने बहुत दिनों बाद खाया है। सृष्टि को अचानक याद आया कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें गोलगप्पे बेहद पसंद होते हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हों। उसने सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, गोलगप्पे तो खाऊंगी ही। अब सृष्टि और राहुल के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। सृष्टि अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती थी। वो खुद को सामान्य वर्ग की बताती थी और यहां तक कहती थी कि स्कूटी भी किसी और से मांगकर लाई थी। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे, लेकिन पढ़े लिखे इंसान की पहचान उसके व्यक्तित्व से हो जाती है। राहुल को समझ आ गया था कि सृष्टि पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। सृष्टि ने राहुल से उसके बारे में पूछना शुरू किया। राहुल ने अपनी गरीबी की कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने बताया कि वो गोलगप्पे बेचता है क्योंकि उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। हालांकि
अब वो घर पैसे भेजता था और परिवार की स्थिति अच्छी हो चुकी थी। गोलगप्पे बेचकर भी अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी सादगी में खुश हूं, राहुल ने कहा। उसने बताया कि वो किताबें पढ़ता था और खाली समय में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता था। ठंड काफी बढ़ गई थी। राहुल के पास सिर्फ एक रजाई थी, जिसे दोनों ने पैरों पर ओढ़ रखा था और बातें कर रहे थे। राहुल ने कहा, आपको भूख लग रही होगी, मैं कुछ बना दूं? सृष्टि ने जवाब दिया, इस समय क्या बनाओगे? गोलगप्पे से तो पेट भर गया। फिर भी राहुल ने कुकर में खिचड़ी चढ़ा दी। जब खिचड़ी बन गई तो उसने अलग अलग प्लेटों में परोसी। सृष्टि ने कहा, तुम भी खाओ। राहुल ने अपनी प्लेट निकाली और दोनों खाने लगे। खाते खाते दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और बातें भी कर रहे थे। बातों बातों में रात के 2 बज गए। सृष्टि ने कहा, ऐसा करते हैं, हम पूरी रात बात करते हैं। सुबह 4 बजे जब समय हो जाएगा और गाड़ियां चलने लगेंगी, तब तुम मुझे छोड़ देना। राहुल को भी ये अच्छा लगा। दोनों बातें करते रहे। सुबह होते होते सृष्टि फ्रेश हो गई। उसने अपने कपड़े ठीक किए, मास्क फिर से लगाया और तैयार होकर राहुल से बोली, अब तुम मुझे वहां तक छोड़ दो जहां से कोई गाड़ी मिल सके। राहुल ने हामी भरी और सृष्टि को पैदल उस जगह तक ले गया जहां से ऑटो आसानी से मिल सकता था। रास्ते में दोनों ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। सृष्टि के दिमाग में रात की सारी घटनाएं घूम रही थीं। पुलिस वाले की बदतमीजी, उसका घिनौना व्यवहार और फिर राहुल की सादगी और मदद करने की भावना। वो सोच रही थी कि समाज में अच्छे और बुरे लोग एक साथ ही रहते हैं और सही वक्त पर सही कदम उठाना कितना जरूरी है। राहुल ने एक ऑटो रुकवाया और सृष्टि को उसमें बैठा दिया। ऑटो में बैठते वक्त सृष्टि ने राहुल की ओर देखा और धीरे से कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की, मैं इसे नहीं भूलूंगी। राहुल ने शर्माते हुए सिर्फ मुस्कुरा दिया और बोला, मैडम, आप सही सलामत पहुंच जाई, बस यही काफी है। ऑटो चल पड़ा और सृष्टि की आवाज जैसे गले में अटक गई। वो चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन उसका दिमाग अब पूरी तरह एक्शन मोड में था। सृष्टि अपने दफ्तर पहुंची। उसने तुरंत अपनी टीम को बुलाया और रात की घटना के बारे में बिना अपनी पहचान जाहिर किए सिर्फ एक सामान्य शिकायत की तरह बताया। उसने उस पुलिस चेक पोस्ट और दरोगा का जिक्र किया जिसने बदतमीजी की थी। उसने साफ साफ कहा, मैं चाहती हूं कि इस मामले की पूरी जांच हो। उस चेक पोस्ट पर रात में क्या क्या होता है इसका पता लगाओ। उसकी टीम ने तुरंत काम शुरू कर दिया। 2 दिन बाद सृष्टि ने खुद उस थाने का औचक निरीक्षण करने का फैसला किया। वो अपनी पूरी टीम और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उस चेक पोस्ट पर पहुंची। वहां वही दरोगा मौजूद था जो उस रात बदतमीजी कर रहा था। उसे देखते ही सृष्टि का खून खौल उठा, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखा। उसने दरोगा से पूछा, यहां रात में चेकिंग कैसे होती है? क्या क्या नियम है? दरोगा को शायद कुछ शक हुआ, लेकिन सृष्टि के सामने वो घबराया हुआ था। उसने हकलाते हुए जवाब दिया, मैडम, सब नियम से होता है। सृष्टि ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि चेक पोस्ट के रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और उस रात की पूरी डिटेल्स की जांच की जाए। जांच में पता चला कि वो दरोगा न सिर्फ उस रात बल्कि कई बार पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका था। कई महिलाओं ने उसकी शिकायतें की थीं, लेकिन स्थानीय स्तर पर मामला दबा दिया जाता था। सृष्टि ने तुरंत कार्रवाई की। उस दरोगा को निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए। इस घटना की खबर पूरे जिले में फैल गई। लोग सृष्टि की तारीफ करने लगे कि नई कलेक्टर ने आते ही भ्रष्टाचार और बदतमीजी करने वालों को सबक सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन सृष्टि के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। उसने ठान लिया था कि वो अपने जिले में ऐसी घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने अपने प्रशासन को और सख्त करने का फैसला किया। उसने रात के समय चेक पोस्ट्स पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ाने और हर चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के आदेश दिए। इधर राहुल को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस मैडम को उसने उस रात मदद की थी वो जिले की कलेक्टर थी। वो अपने गोलगप्पे के ठेले पर उसी तरह काम कर रहा था जैसे हर दिन करता था। एक दिन सृष्टि ने सोचा कि उसे राहुल से मिलना चाहिए। उसने अपने ड्राइवर को उस जगह पर गाड़ी ले जाने को कहा
जहां राहुल का ठेला लगता था। शाम का समय था। राहुल अपने ठेले पर गोलगप्पे बेच रहा था। सृष्टि अपनी सरकारी गाड़ी से उतरी और धीरे धीरे उसके ठेले की ओर बढ़ी। राहुल ने उसे देखा, लेकिन पहचान नहीं पाया। सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, 2 गोलगप्पे देना। राहुल ने गोलगप्पे बनाए और उसे दिए। सृष्टि ने गोलगप्पे खाते हुए कहा, तुम्हारी वजह से उस रात मैं सही सलामत घर पहुंच पाई। तुमने जो मदद की उसका इनाम तो बनता है। राहुल अभी भी कंफ्यूज था। उसने कहा, मैडम, आप कौन? मैंने तो कई लोगों की मदद की है। सृष्टि ने हंसते हुए कहा, वही मैडम जिसे तुम उस रात अपने घर ले गए थे। राहुल के होश उड़ गए। उसने कहा, अरे आप वो थीं? लेकिन आप तो। सृष्टि ने उसकी बात काटते हुए कहा, हां, मैं वही हूं, और मैं यहां तुम्हें शुक्रिया कहने आई हूं। तुमने न सिर्फ मेरी मदद की, बल्कि मुझे यह भी दिखाया कि समाज में अभी भी अच्छे लोग हैं। सृष्टि ने राहुल को बताया कि वो जिले की कलेक्टर है। राहुल ये सुनकर हैरान था। उसने कहा, मैडम, मैंने तो बस अपनी फितरत के हिसाब से मदद की। मुझे क्या पता था कि आप इतनी बड़ी अफसर हैं। सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सादगी और ईमानदारी ही तुम्हारी ताकत है। मैं चाहती हूं कि तुम अपने गोलगप्पे के बिजनेस को और बढ़ाओ। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मेरे दफ्तर आ जाना। राहुल ने शर्माते हुए कहा, मैडम, मैं तो यही ठीक हूं, लेकिन आपने इतना सम्मान दिया, ये मेरे लिए बहुत है। सृष्टि ने उससे वादा लिया कि वो समय समय पर उससे मिलती रहेगी, और अगर उसे कभी किसी मदद की जरूरत पड़ी तो वो जरूर बताए। सृष्टि ने राहुल को अलविदा कहा और अपनी गाड़ी में बैठकर दफ्तर की ओर निकल गई। उसका मन अब और भी दृढ़ हो चुका था। उस रात की घटना ने उसे सिर्फ एक भ्रष्ट पुलिस वाले को सजा दिलाने तक नहीं रोका, बल्कि उसने पूरे जिले में कानून व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने का बीड़ा उठा लिया। उसने सोचा कि अगर एक साधारण लड़की के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो आम जनता के साथ क्या क्या होता होगा। वो अपने क्षेत्र में हर उस कोने को देखना चाहती थी जहां प्रशासन की नजर कम पड़ती थी। अगले कुछ हफ्तों में सृष्टि ने कई और औचक निरीक्षण किए। कभी वो सादी वर्दी में बाजारों में घूमती, कभी अस्पतालों में मरीजों से बात करती, तो कभी स्कूलों में जाकर बच्चों और शिक्षकों से हालचाल लेती। उसकी ये कार्यशैली जिले में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहने लगे, नई मैडम कलेक्टर कुछ अलग ही है। वो कागजों में नहीं, हकीकत में काम करती है। लेकिन सृष्टि को अभी और बहुत कुछ करना था। एक दिन सृष्टि को खबर मिली कि जिले के एक दूर दराज गांव में कुछ लोग अवैध शराब का धंधा चला रहे हैं और स्थानीय पुलिस उसमें शामिल है। ये खबर उसे एक मुखबिर से मिली थी, जो गांव का ही एक नौजवान था। सृष्टि ने फिर से भेष बदलने का फैसला किया। इस बार उसने एक साधारण गांव की औरत का रूप लिया। सिर पर पल्लू, पुराने से कपड़े और पैरों में साधारण चप्पल। वो उस गांव में पहुंची जहां ये धंधा चल रहा था। गांव में पहुंचते ही उसने देखा कि एक छोटी सी दुकान के पीछे कुछ लोग इकट्ठा थे। वो धीरे धीरे उस दुकान के पास गई और एक औरत की तरह पानी मांगने का बहाना किया। दुकानदार, जो शायद धंधे में शामिल था, उसे देखकर थोड़ा चौंका, लेकिन फिर बोला, पानी वहां कोने में रखा है, जाओ ले लो। सृष्टि ने पानी पीते हुए आसपास नजर दौड़ाई। उसे कुछ बोतलें और संदिग्ध सामान दिखा जो दुकान के एक कोने में छुपा रखा था। उसने वहां मौजूद लोगों की बातें सुनने की कोशिश की। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि आज रात बड़ी खेप आने वाली है। सृष्टि ने वहां से चुपके से निकलने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे एक परिचित चेहरा दिखा। वो राहुल था। वो उसी गांव में अपने किसी रिश्तेदार से मिलने आया था और दुकान के पास खड़ा कुछ सामान खरीद रहा था। सृष्टि को देखकर वो चौंका, लेकिन सृष्टि ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। राहुल ने समझ लिया कि कुछ गंभीर बात है। उसने सृष्टि से धीरे से पूछा, मैडम, आप यहां, सब ठीक तो है ना? सृष्टि ने फुसफुसाते हुए कहा, राहुल, यहां कुछ गलत चल रहा है। तुम यहां से चले जाओ, लेकिन मेरे पीछे पीछे थोड़ा दूर से आना। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राहुल ने बिना सवाल किए हामी भर दी। वो थोड़ा पीछे हट गया और सृष्टि के पीछे पीछे चलने लगा। सृष्टि गांव के उस हिस्से में गई जहां से वो अपने ड्राइवर को फोन कर सकती थी। उसने अपनी टीम को तुरंत अलर्ट किया
और उस दुकान पर छापा मारने के लिए पुलिस और प्रशासन की एक टीम भेजने को कहा। लेकिन उसे ये भी डर था कि अगर स्थानीय पुलिस शामिल है तो खबर लीक हो सकती है। इसलिए उसने अपनी विश्वसनीय टीम को ही बुलाया। राहुल पास में ही खड़ा था। उसने सृष्टि से पूछा, मैडम, ये सब क्या हो रहा है? आप बार बार ऐसे क्यों घूम रही हैं? सृष्टि ने उसे संक्षेप में बताया, राहुल, मैं अपने जिले को बेहतर बनाना चाहती हूं। यहां कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं और मुझे उन्हें पकड़ना है। लेकिन मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो ईमानदार हों और मेरी मदद करें। राहुल ने कहा, मैडम, मैं तो बस एक गोलगप्पे वाला हूं, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपके साथ हूं। सृष्टि को राहुल की बात सुनकर अच्छा लगा। उसने कहा, राहुल, तुम्हारी सादगी और हिम्मत मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आज रात मैं इस धंधे को पकड़ना चाहती हूं। क्या तुम मेरे साथ उस दुकान के पास नजर रख सकते हो, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे खबर मिले? राहुल ने तुरंत हाँ कहा और बोला, मैडम, आप चिंता मत करो, मैं वहां का ध्यान रखूंगा। रात होने वाली थी। सृष्टि अपनी टीम के साथ एक गुप्त जगह पर इकट्ठा हुई। राहुल भी चुपके से उस दुकान के आसपास नजर रख रहा था। उसने देखा कि रात के करीब 11 बजे एक ट्रक आया और कुछ लोग उसमें से बोतलें उतारने लगे। राहुल ने तुरंत सृष्टि को फोन करके खबर दी। सृष्टि ने अपनी टीम को सिग्नल दिया और कुछ ही मिनटों में पुलिस ने उस दुकान पर छापा मार दिया। वहां से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। दुकानदार और कुछ अन्य लोग पकड़े गए और जांच में पता चला कि इसमें स्थानीय थाने का एक हवलदार भी शामिल था। सृष्टि ने उस हवलदार को भी तुरंत निलंबित कर दिया और पूरे मामले की गहन जांच के आदेश दिए। गांव के लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हो गई। किसी को नहीं पता था कि ये सब एक भेष बदलकर घूमने वाली कलेक्टर की वजह से हुआ। छापे के बाद सृष्टि ने राहुल को बुलाया और कहा, राहुल, तुमने आज फिर मेरी मदद की। तुम्हारी वजह से हम इस गलत काम को रोक पाए। राहुल ने शर्माते हुए कहा, मैडम, मैंने तो बस वही किया जो सही लगा। सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जैसे लोग ही समाज का असली आधार हैं। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ मिलकर और ऐसे काम करो। मैं तुम्हें अपने जिले के कुछ सामाजिक कामों में शामिल करना चाहती हूं। क्या तुम तैयार हो? राहुल थोड़ा हिचकिचाया लेकिन फिर बोला, मैडम, अगर आप कह रही हैं तो मैं तैयार हूं, लेकिन मैं तो बस गोलगप्पे बेचता हूं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता। सृष्टि ने हंसते हुए कहा, राहुल, गोलगप्पे बेचना भी कोई छोटा काम नहीं। तुम्हारे पास जो ईमानदारी और हिम्मत है वो बहुत कम लोगों में होती है। सृष्टि और राहुल की मुलाकात अब सिर्फ एक रात की मदद तक सीमित नहीं थी। सृष्टि ने राहुल को अपने जिले के सामाजिक कार्यों में शामिल करने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें गांवों के नौजवानों को छोटे छोटे बिजनेस शुरू करने के लिए प्रशिक्षण और सहायता दी जाती थी। राहुल को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया। सृष्टि ने उसे अपने गोलगप्पे के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ सरकारी योजनाओं से जोड़ा ताकि वो एक छोटा सा फूड स्टॉल खोल सके। राहुल पहले तो हिचकिचाया, लेकिन सृष्टि के भरोसे और प्रोत्साहन ने उसका हौसला बढ़ाया। उसने अपने गोलगप्पे के ठेले को एक छोटे से ढाबे में बदल लिया, जहां वो गोलगप्पों के साथ साथ कुछ और व्यंजन भी बेचने लगा। उसका ढाबा जल्दी ही गांव वालों और आसपास के लोगों के बीच मशहूर हो गया। लोग कहते, राहुल के गोलगप्पे तो वैसे भी लाजवाब थे, अब उसका ढाबा भी कमाल का है। सृष्टि समय समय पर राहुल के ढाबे पर जाती। कभी वो अपने दफ्तर की टीम के साथ वहां खाना खाने पहुंचती, तो कभी अकेले चुपके से गोलगप्पे खाने चली जाती। हर बार राहुल उसे देखकर शर्माता और कहता, मैडम, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। सृष्टि हंसकर जवाब देती, राहुल, तुमने मेरी जिंदगी में भी तो एक सबक जोड़ा। सादगी और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। इसी बीच सृष्टि ने अपने जिले में कई और सुधार किए। उसने रात के समय चेक पोस्ट्स पर सख्ती बढ़ाई, महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती को अनिवार्य किया और हर थाने में एक शिकायत पेटी लगवाई ताकि लोग बिना डर के अपनी बात रख सकें। उसकी मेहनत रंग लाई। जिले में अपराध की दर कम हुई और लोगों का प्रशासन पर भरोसा बढ़ने लगा। सृष्टि की कहानी अब सिर्फ एक कलेक्टर की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत की थी जिसने अपने साहस और कर्तव्यों के प्रति निष्ठा से समाज में बदलाव लाने की मिसाल कायम की। एक दिन
जब सृष्टि राहुल के ढाबे पर बैठी गोलगप्पे खा रही थीं, उसने राहुल से कहा, राहुल, तुमने मुझे उस रात सिर्फ मदद ही नहीं की, बल्कि मुझे ये यकीन दिलाया कि समाज में अच्छाई अभी भी बाकी है। तुम जैसे लोग ही इस देश का असली चेहरा हैं। राहुल ने शर्माते हुए कहा, मैडम, आप जैसी अफसर अगर हर जिले में हो तो देश बदल सकता है। सृष्टि ने मुस्कुराते हुए एक गोलगप्पा मुंह में डाला और कहा, राहुल, देश बदलने के लिए बस इतना चाहिए कि हर इंसान अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाए। तू अपने गोलगप्पे बनाता रह और मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहूंगी। और इस तरह सृष्टि और राहुल की कहानी एक प्रेरणा बन गई। एक ओर थी एक ऐसी कलेक्टर जो अपनी आंखों से हकीकत देखकर बदलाव ला रही थी, और दूसरी ओर था एक साधारण गोलगप्पे वाला जिसकी ईमानदारी और सादगी ने उसकी जिंदगी को नई दिशा दी। ये कहानी सिर्फ सृष्टि या राहुल की नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की थी जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करता है।